नमस्ते। अगर कोई टैली इस्तेमाल करता है तो ये 28 अकाउंटिंग ग्रुप्स का नाम ज़रूर सुना होगा। और हाँ, ये थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर आज हम इसी कंफ्यूजन को पूरी तरह से दूर करने वाले हैं। चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। टैली सीखते समय ये सवाल शायद सबसे पहले दिमाग में आता है। कौन सा लेजर आखिर किस ग्रुप के अंदर जाएगा? और देखिए, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। अगर ग्रुप गलत चुन लिया तो समझिए आपकी पूरी की पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, सब कुछ गलत हो सकता है। तो इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए हम एक बहुत ही साफ रास्ते पर चलेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये ग्रुप्स हैं ही क्यों। फिर हम व्यापार के 4 सबसे ज़रूरी पिलर्स को देखेंगे, यानी लायबिलिटीज, एसेट्स, इनकम और एक्सपेंसेस। इसके बाद कुछ ऐसे खास ग्रुप्स को जानेंगे जो अक्सर परेशान करते हैं, और आखिर में हम ये समझेंगे कि इस सारी जानकारी का आगे क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से। टैली के ग्रुप्स इतने ज़रूरी क्यों हैं? इन सभी 28 ग्रुप्स के पीछे का असली आइडिया क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, अकाउंटिंग ग्रुप्स बस एक जैसे लेजर्स के लिए बनाई गई कैटेगरीज हैं, और इनका सिर्फ एक ही बड़ा काम है, टैली को ये बताना कि किसी भी लेन देन का असर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर पड़ना है या फिर बैलेंस शीट पर। बस यही इनका सबसे बड़ा मकसद है। इसको ना घर पर आने वाली चिट्ठियों को छांटने जैसा समझिए। क्या हम अपने बिल, सैलरी की चेक और फालतू के विज्ञापनों को एक ही ढेर में रखते हैं? नहीं ना, हर चीज की अपनी एक सही जगह होती है। टैली के ग्रुप्स भी बिल्कुल वैसे ही स्लॉट्स हैं जो हर ट्रांजैक्शन को उसकी सही जगह पर पहुंचाते हैं। टैली में पहले से 28 ग्रुप्स बने होते हैं, 15 प्राइमरी और 13 सब ग्रुप्स। पर इस नंबर से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सच तो ये है कि ये सारे के सारे 28 ग्रुप्स सिर्फ 4 बड़े पिलर्स यानी स्तंभों के अंदर आते हैं। अगर इन 4 को समझ लिया तो समझिए सब कुछ समझ आ गया। तो हमारा पहला पिलर है व्यापार का दायित्व, जिसे हम लायबिलिटीज भी कहते हैं। आसान भाषा में ये वो सारा पैसा है जो एक बिजनेस को दूसरों को चुकाना है। ये बिजनेस की देनदारियां हैं, उसका कर्ज है। अब देखिए, किसी भी बिजनेस की दुनिया 2 ही चीजों पर टिकी है। उस पर किसका कर्ज है यानी लायबिलिटीज, और उसके पास अपना क्या है यानी एसेट्स। लायबिलिटीज वो पैसा है जो मालिकों को, बैंकों को या सप्लायर्स को वापस देना है। वहीं दूसरी तरफ एसेट्स वो सारी चीजें हैं जो बिजनेस की अपनी हैं, जैसे कैश, मशीनें और दुकान में रखा हुआ माल। लायबिलिटीज में कुछ मेन ग्रुप्स होते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट। ये वो पैसा है जो मालिकों ने बिजनेस में लगाया है। ये बिजनेस के लिए एक तरह की अंदरूनी देनदारी है। फिर आते हैं लोन्स, जो बैंकों जैसी बाहरी पार्टियों से लिया गया कर्ज है। और फिर हैं करंट लायबिलिटीज। ये वो छोटे मोटे कर्ज हैं जिन्हें 1 साल के अंदर चुकाना होता है, जैसे सप्लायर्स का बकाया पैसा या ऑफिस का किराया। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे पिलर पर, व्यापार की संपत्ति यानी एसेट्स। ये वो सब कुछ है जो बिजनेस का अपना है और जो आने वाले समय में उसे फायदा देगा। एसेट्स में एक बहुत जरूरी ग्रुप है फिक्स्ड एसेट्स। ये वो प्रॉपर्टी है जिसे बिजनेस में लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए खरीदा जाता है, बेचने के लिए नहीं। ये समझिए कि ये वो औजार हैं जिनकी मदद से बिजनेस चलता है। मिसाल के तौर पर ऑफिस के लिए खरीदा गया फर्नीचर, कोई मशीनरी या फिर वो कंप्यूटर जिन पर काम होता है, ये सभी फिक्स्ड एसेट्स हैं, क्योंकि इन्हें रोज रोज बेचा नहीं जाता, बल्कि ये बिजनेस को चलाने में मदद करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स को पहचानने का एक बहुत ही सीधा सा नियम है जो 1 साल से ज्यादा चलेगा। कोई भी चीज जिसे बिजनेस 1 साल से ज्यादा समय तक इस्तेमाल करने की नीयत से खरीदता है, वो एक फिक्स्ड एसेट है। तो फर्क एकदम साफ है। करंट एसेट्स वो हैं जिन्हें 1 साल के अंदर अंदर कैश में बदला जा सकता है, जैसे कैश, दुकान का स्टॉक या वो पैसा जो ग्राहकों से लेना है। और फिक्स्ड एसेट्स वो हैं जिनका इस्तेमाल 1 साल से ज्यादा होता है, जैसे मशीन और फर्नीचर। तो ये दोनों तरह की संपत्ति मिलकर वो ताकत बनती है जिससे बिजनेस चलता है और कमाई करता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी 2 पिलर्स पर, कमाई और खर्चे यानी इनकम और एक्सपेंसेस। ये बिजनेस की रोजमर्रा की कहानी सुनाते हैं, पैसों का आना और पैसों का जाना। खर्चों को समझना बहुत जरूरी है। यह 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस वो हैं जो सीधे सीधे माल बनाने या खरीदने की लागत में जुड़ जाते हैं, जैसे माल को फैक्ट्री तक लाने का भाड़ा। वहीं इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो खर्चे हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए होते हैं, जैसे ऑफिस का किराया, कर्मचारियों की सैलरी या बिजली का बिल। कमाई के साथ भी बिल्कुल यही लॉजिक लगता है।
डायरेक्ट इनकम वो कमाई है जो बिजनेस के मेन काम से होती है। जैसे अगर कपड़ों की दुकान है तो कपड़े बेचने से हुई कमाई, और इनडायरेक्ट इनकम दूसरे सोर्स से आती है, जैसे बैंक में रखे पैसे पर मिला ब्याज या अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी हो तो उसका किराया। असल में यही फर्क बताता है कि बिजनेस अपने मुख्य काम से कितना कमा रहा है। अच्छा, इन 4 मेन पिलर्स को समझने के बाद अब कुछ खास ग्रुप्स पर एक नजर डालते हैं। ये जरूरी भी है और अक्सर लोगों को इनमें कंफ्यूजन भी होता है। पहला है सस्पेंस अकाउंट। जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये एक तरह का टेम्पररी खाता है। जब हिसाब में कोई फर्क आ रहा हो या ये पता न चले कि कोई पैसा कहां से आया है तो उसे कुछ देर के लिए यहां पार्क कर दिया जाता है, जब तक कि सही जानकारी न मिल जाए। दूसरा खास ग्रुप है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इस ग्रुप में सरकार को दिए जाने वाले सभी टैक्स के लेजर आते हैं, जैसे जीएसटी या टीडीएस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पैसा बिजनेस का अपना नहीं होता। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि जो टैक्स ग्राहकों से लिया जाता है वो आपकी कमाई नहीं है। यह पैसा सरकार की अमानत है। बिजनेस इसे सिर्फ सरकार के लिए इकट्ठा कर रहा है और उसे ये पैसा सरकार को चुकाना ही है। तो हमने इन सभी ग्रुप्स को समझ लिया है। हम एक उलझन वाली स्थिति से निकलकर एक साफ समझ की तरफ आ चुके हैं। तो अब आगे क्या? यहां से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि अकाउंटिंग ग्रुप्स सिर्फ फॉर्म में टिक करने वाले बॉक्स नहीं हैं। असल में ये किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल कहानी की ग्रामर हैं, उसकी व्याकरण है। जैसे ग्रामर के बिना भाषा का कोई मतलब नहीं, वैसे ही इन ग्रुप्स के बिना फाइनेंशियल डेटा का कोई सही मतलब नहीं निकलता। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए, ग्रुप्स की इस नई और साफ समझ के साथ कोई भी अपने बिजनेस की कहानी को और बेहतर तरीके से कैसे पढ़ और समझ सकता है।